हेलो एवरीवन। जैसे कि हम लास्ट में पढ़ रहे थे, हमारा टॉपिक था पार्टनरशिप डीड का, जो एक रिटर्न एग्रीमेंट होता है सभी पार्टनर्स के बीच में, जिसमें सारी टर्म्स एंड कंडीशन स्पेसिफाई की जाती हैं कि जैसे कि नेम एंड एड्रेसेस ऑफ द फर्म। इसके 12 पॉइंट्स हो चुके थे। 12 पॉइंट्स कौन कौन से थे? नेम एंड एड्रेस ऑफ द फर्म, नेम्स एंड एड्रेस ऑफ द पार्टनर्स, ड्यूरेशन ऑफ पार्टनरशिप, नेचर एंड स्कोप ऑफ द फर्म्स बिजनेस, contribution of capital by partners, profit and loss ratio, commission and salary of the partners, loans to and loans by partners, drawings and interest on it, audit of books of accounts, rights, duties and liabilities and responsibilities of the partners one by one, and then admission and retirement of the partners। तो 12 पॉइंट्स हो चुके थे। आज हम ये पार्टनरशिप का चैप्टर जो है कंप्लीट करेंगे। तो आज का फर्स्ट पॉइंट है वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। अब गुडविल क्या होता है कि एक तरह से इनटेंजिबल एसेट होती है फर्म की। गुडविल मीन्स बिजनेस की इमेज क्या है मार्केट में, अच्छी इमेज होती है नॉर्मली, जिसे हम गुडविल बोलते हैं। गुडविल को हम छू नहीं सकते, वैल्यूएशन नहीं कर सकते, बस अपनी कंप्यूटेशन कर सकते हैं कि हमारी इतनी गुडविल है। गुडविल का एक तरह से मतलब होता है कि नाम से सामान बिकना हमारा। मतलब पार्टनरशिप डीड शुड स्पेसिफाई द मेथड ऑफ इवेल्युएटिंग गुडविल ऑफ द फर्म, क्योंकि गुडविल काउंट करने के भी काफ़ी सारे मेथड्स होते हैं, काफ़ी सारे तरीके होते हैं। तो उनमें से हम कौन सा मेथड चूज़ करेंगे। फॉर एग्जांपल कि अगर एक फर्म में 3 पार्टनर्स हैं और एक पर्सन ऐसा है जिसकी काफ़ी रेपुटेशन है फर्म में या मार्केट में, वो अगर बिजनेस में एंटर करता है तो वो कुछ ना कुछ गुडविल लेके आ रहा है फर्म में। तो हमें पता होना चाहिए कि उसका शेयर कितना है गुडविल का, जिससे कि हम उसे जब वो रिटायरमेंट हो या जो भी कुछ हो उसका शेयर उसे मिल सके। या कोई पार्टनर अगर रिटायरमेंट ले रहा है, कोई डेथ हो रही है किसी की, तो उसका भी गुडविल में कुछ शेयर होता है, तो वो उसको मिलता है। तो पार्टनरशिप डीड में ये स्पेसिफाई करना बहुत ज़रूरी होता है कि गुडविल जो हम वैल्यूएशन करेंगे उससे हम कौन सा मेथड चूज़ करेंगे। और गुडविल का जो वैल्यूएशन होता है कब होता है? एट द टाइम ऑफ एडमिशन, एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट एंड डेथ। नेक्स्ट है डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। डिसोल्यूशन का मतलब होता है कि पार्टनरशिप में कुछ चेंजेस आना। अब इसमें पार्टनरशिप डीड में वो सारे सर्कमस्टांसेस मेंशन किए जाने चाहिए जिस केस में पार्टनरशिप का डिसोल्यूशन होता है। डिसोल्यूशन होता है नॉर्मली रिटायरमेंट एंड डेथ के केस में, जब पार्टनरशिप में कुछ चेंजेस आते हैं, ख़त्म भी हो सकती है। फिर नेक्स्ट है डेथ ऑफ ए पार्टनर एंड हिज सक्सेशन। फॉर एग्जांपल जैसे कि रिटायरमेंट हम लेते हैं, एडमिशन हम लेते हैं किसी भी पार्टनरशिप फर्म में, वो हम अपनी मर्जी से ले सकते हैं, प्लान करके ले सकते हैं कि हमें इस डेट से इस फर्म को ज्वाइन करना है। लेकिन जब हमारी डेथ होती है वो हमारे हाथ में नहीं होती है। तो मान लो कि कोई अगर पार्टनर है जो फर्म का पार्टनर था ऑलरेडी, उसकी डेथ हो जाती है, तो उस केस में क्या रहेगा? क्योंकि उस केस में कोई भी किसी को नहीं पता होता कि किसकी डेथ होने वाली, क्या होने वाला है। क्योंकि रिटायरमेंट से पहले या कुछ अपनी मर्जी से छोड़ना चाहता है तो पब्लिक नोटिस देके छोड़ सकता है, लेकिन डेथ जो होती है पब्लिक नोटिस देके नहीं होती है। तो व्हेन ए पार्टनर डाइज द कैपिटल टू द फर्म एंड एनी ड्यू अमाउंट अंडर द फाइनल अकाउंट्स ऑफ फर्म गिवन टू द डिकीज पार्टनर सक्सेसर। ये वर्ड थोड़ा ध्यान से सुनना। डिकीज पार्टनर का क्या मतलब होता है? जो पार्टनर रहा करता था। डिकीज का मतलब जो पहले था अब नहीं है, और सक्सेसर का मतलब होता है जो उसे ओवरटेक कर रहा है। ओवरटेक या तो उसका बेटा भी हो सकता है, उसकी फैमिली मेम्बर भी हो सकते हैं। और लीगल रिप्रेजेंटेटिव वो होता है जो लीगली एक हायर किया जाता है कि सारी प्रोसीडिंग को ये मैनेज करेगा। कोई वकील भी हो सकता है या कोई भी ऑफिशियल पर्सन कोई भी हो सकता है जो उसने हायर किया हो। तो डिकीज्ड पार्टनर वो होता है कि जो मर चुका है, जो पहले पार्टनर था लेकिन अब नहीं रहा। और सक्सेसर का मतलब होता है कि जो उसकी जगह लेगा, कोई भी हो सकता है, जो फैमिली मेम्बर में कोई भी हो सकता है। और लीगल रिप्रेजेंटेटिव वो होता है जो लीगली या ऑफिशियली पर्सन होता है जो सारी प्रोसीडिंग को संभालेगा। उसमें ये भी मेंशन करना होता है कि अगर जो डेथ हुई है इस पार्टनर की, उससे जो उसकी इन्वेस्टमेंट थी फर्म में, और उसकी जगह की सक्सेसर को एडमिट किया जाएगा या फिर उसको पैसे पे किए जाएंगे जितना उसका शेयर था। अगर उसे इंस्टॉलमेंट में पे करना है तो वो उसकी इंस्टॉलमेंट में कितनी रहेगी, उसके ऊपर इंटरेस्ट कितना पे करेगी फर्म। बट डेथ ऑफ ए पार्टनर में क्या क्या सब कुछ होता है कि पार्टनर की जब डेथ हो जाती है तो उसके सक्सेसर को या लीगल रिप्रेजेंटेटिव को पैसा मिलता है। जो डेथ हुई है पार्टनर, उसका शेयर जो मिलता है, प्रॉफिट में शेयर मिलता है उसका, जो उसकी फर्म में इन्वेस्टमेंट थी वो उसको मिलता है। अब ये देखना होता है कि जो सक्सेसर है उसको एडमिट करना है या सिर्फ उसको पैसे पे करके अपनी फर्म कंटिन्यू रखनी है। नेक्स्ट पॉइंट है वॉयलेशन ऑफ पार्टनरशिप रूल्स। अब पार्टनरशिप एक तरह से एग्रीमेंट है, एग्रीमेंट के रूल्स भी होते हैं, रेगुलेशंस भी होते हैं, जैसे कि सारे रूल्स रेगुलेशंस ही हम पढ़ रहे हैं। तो इसमें स्पेसिफाई करना ज़रूरी होता है कि कोई पार्टनर अगर रूल्स के अगेंस्ट में जाता है तो उसके अगेंस्ट में क्या क्या एक्शन लिए जा सकते हैं। सिंपल है,
अगर कोई पार्टनर जो है पार्टनरशिप रूल को वॉयलेट करता है तो उसके अगेंस्ट में क्या क्या किया जा सकता है। लास्ट पॉइंट है इसका आर्बिट्रेशन क्लोज। आर्बिट्रेटर कौन होता है, जब मान लो कि जब दो लोगों का झगड़ा होता है, दो पार्टनर्स में झगड़ा होता है, तो उस केस में न्यूट्रल पर्सन को हायर किया जाता है। न्यूट्रल पर्सन कोई भी हो सकता है, थर्ड पार्टनर तो नहीं होता, मतलब एक आउटसाइडर होता है जिससे दोनों से कोई लिंक नहीं होता, तो वो जज करता है कि कौन किसकी गलती है, उसके अगेंस्ट में फिर एक्शन लिया जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल कि जैसे मतलब दो पार्टनर्स हैं ए एंड बी, सिंपल कोई पर्सन है, कोई भी हो सकता है, कोई भी ऑर्डिनरी ओ या पी पर्सन कोई भी आप ले सकते हैं जो फर्म से लिंक में नहीं है, ना दोनों के पार्टनर से लिंक में है। या ऐसा हो सकता है कि कोई पार्टनर ऐसा है कि दोनों के लिंक में है और दोनों के साथ ट्रस्टवर्दी है, या दोनों के लिंक में नहीं है, कोई भी हो सकता है। जो न्यूट्रल पर्सन है, जो दोनों की बातों की सुन के ही जजमेंट दे रहा है कि कौन सही है कौन गलत है। तो बिजनेस में मेंशन करना जाना चाहिए, मतलब पार्टनरशिप डीड में, कि अगर कोई झगड़ा होता है तो वो अगर आर्बिट्रेशन में जाता है तो आर्बिट्रेटर कौन होगा, कि किसी भी झगड़े के केस में कि दोनों का जो प्रॉब्लम है कौन सुलझाएगा, कौन इसको मैनेज करेगा, कंट्रोल करेगा। अब नेक्स्ट पॉइंट आता है, ये तो था 5 पॉइंट से पार्टनरशिप डीड के बारे में। अब हम नेक्स्ट टॉपिक आते हैं कि रजिस्ट्रेशन एंड फॉर्मेशन ऑफ पार्टनरशिप। जैसे मैंने आपको बताया हुआ है कि पार्टनरशिप फर्म में फॉर्मेशन में रजिस्ट्रेशन या लीगल फॉर्मेलिटीज़ मैंडेटरी नहीं होती हैं, तो ये आपके पास एक ऑप्शन होता है कि आप कराना चाहिए या ना कराना चाहिए। लेकिन हम ये पढ़ेंगे अगर आप कराना चाहते हैं रजिस्ट्रेशन फर्म का लीगली तरीके से, तो क्या मेथड होता है। तो आपको एक फॉर्म भरना पड़ता है, जिसमें फॉर्म में आपको क्या मेंशन करना होता है, नेम ऑफ द फर्म, जो हमने पहले ही पार्टनरशिप डीड के पहले ही पॉइंट में हम कर चुके हैं। नेम ऑफ द फर्म, हेड ऑफिस ऑफ द बिजनेस, जहाँ पे हेड ऑफिस होता है, मैंने आपको बताया था इस पॉइंट में ही, एड्रेस ऑफ द फर्म है। फिर नेक्स्ट है नेम ऑफ अदर प्लेसेस वेयर द फर्म हैज़ बिजनेस, मीन्स के बिजनेस की ब्रांचेस और कहाँ कहाँ हैं। फिर नेक्स्ट पॉइंट है इसका फुल नेम्स एंड एड्रेसेस ऑफ द पार्टनर्स, जो हमने सेकंड पॉइंट में किया था, नेम एंड एड्रेस ऑफ द पार्टनर्स। डेट ऑफ एंट्री ऑफ द पार्टनर्स इन द फर्म। फॉर एग्जाम्पल कुछ बिजनेसेस ऐसे भी होते हैं कि सारे पार्टनर्स स्टार्टिंग में ही एंटर नहीं करते हैं, कुछ पार्टनर्स बाद में भी आते हैं। फिर नेक्स्ट है पीरियड ऑफ द फर्म, मतलब कि जैसे मैंने आपको बताया था इसमें थर्ड पॉइंट में ही ड्यूरेशन ऑफ पार्टनरशिप में। फिर इसका लास्ट पॉइंट है सिग्नेचर्स ऑफ एवरी पार्टनर और हिज रिप्रेजेंटेटिव। हर पार्टनर के साइन होने चाहिए, तभी वो एग्रीमेंट वैलिड माना जाएगा कि सभी उस चीज़ को एग्री करते हैं। अब नेक्स्ट पॉइंट आता है इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग अल्ट्रेशन एंड आफ्टर रजिस्ट्रेशन, मतलब कि हमारी नेम है, फर्म का नाम है हमारी ABC एंड। तो इसमें हम क्या होता है कि जो पार्टनरशिप फर्म में जो चेंजेस आते हैं वो पार्टनर्स को, बिजनेस ओनर्स को 14 डेज़ के अंदर अंदर चेंज आने के बाद में अपने रजिस्ट्रार को नोटिस देना होता है, कन्वे करना पड़ता है मैसेज कि पार्टनरशिप फर्म में जो भी कुछ चेंज आता है, कोई पार्टनर ऐड किया है हमने, कोई पार्टनर रिटायरमेंट होकर छोड़ के गया है, या कोई अपनी मर्जी से छोड़ के गया है, कोई माइनर पार्टनर था मेजर हो गया है, या कोई नाम में चेंज है, कोई एड्रेस में कोई चेंज है, कोई भी चेंजेस जो होते हैं बिजनेस में, वो सभी के सभी 14 डेज़ के अंदर अंदर मेंशन करना बहुत ज़रूरी होता है, जिससे कि रजिस्ट्रार जो होता है डॉक्यूमेंट्स में एंट्री कर सके। रजिस्ट्रार अब कौन होता है, जो हमारी फर्म के जो सारे लीगल डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो उसे मैनेज करता है, एक तरह से लीगल पर्सन होता है जो सभी कुछ काम देखता है। अब कौन कौन से चेंजेस होते हैं जो रजिस्ट्रार को हमें मेंशन करना होता है 14 डेज़ के अंदर अंदर। पहला पॉइंट है व्हेन द नेम ऑफ द फर्म ऑन द मेन बिजनेस इज चेंज, मतलब कि पहले ABC था, अब ABCD है, ABD है, जो भी कोई नाम अगर चेंज होता है तो हमें बताना पड़ेगा। व्हेन देयर इज अ चेंज इन द नेम ऑफ एंड परमानेंट एड्रेस ऑफ द पार्टनर, अगर किसी पार्टनर के नाम में कोई चेंज है, एड्रेस में चेंज है, तो वो भी हमें बताना होगा। व्हेन बिजनेस हैज़ बीन क्लोज डाउन एट सम प्लेस और इट हैज़ बीन स्टार्टेड एट सम अदर प्लेस, मतलब कि किसी एक जगह से बिजनेस बंद कर दिया गया है और दूसरी जगह पे शुरू कर दिया गया है, तो वो भी हमें बताना होगा। व्हेन ए न्यू पार्टनर हैज़ जॉइंड ऑफ द फर्म एंड सम पार्टनर हैज़ डाइड और सम पार्टनर हैज़ रिटायर्ड फ्रॉम द फर्म, अगर कोई पार्टनर आ रहा है या जा रहा है उसके भी इन्फॉर्मेशन हमें देनी होगी। फिर लास्ट पॉइंट है इन्फॉर्मेशन अबाउट ए माइनर पार्टनर बिकमिंग एन एडल्ट। एडल्ट मीन्स 18 साल से बड़ा होता है, 18+ बोलते हैं हम एडल्ट को। ही इज़ बीइंग एडमिटेड टू द फर्म एज ए पार्टनर और नॉट, मतलब कि जैसे हमने पार्टनर का, माइनर पार्टनर का हमने पढ़ा था, आफ्टर बिकमिंग मेजर इट इज़ हिज राइट टू चूज टू इलेक्ट टू बी अ पार्टनर और टू नॉट टू बी अ पार्टनर, तो वो भी इन्फॉर्मेशन हमें देनी होगी। अब हम बात करते हैं इफेक्ट्स ऑफ नॉन रजिस्ट्रेशन की, कि अगर हम अपनी पार्टनरशिप फर्म का अगर रजिस्ट्रेशन नहीं कराते हैं तो हमें क्या क्या नुकसान या क्या क्या इफेक्ट इस पर आ सकता है। जैसे मैंने आपको बताया था कि पार्टनरशिप फर्म में कोई सेपरेट इंडिविजुअलिटी नहीं होती है,
लेकिन वो केस है रजिस्ट्रेशन के बाद में। लेकिन अगर रजिस्ट्रेशन ही नहीं है तो मीन्स आपका लीगल तरीके से आपका बिजनेस चल ही नहीं रहा है। आप बिजनेस कर रहे हैं लेकिन प्रॉफिट अर्न कर रहे हैं, सब कुछ हो रहा है, लेकिन आपकी लीगल इंडिविजुअलिटी नहीं बनती है बिजनेस की। तो अगर आपका रजिस्ट्रेशन ही नहीं है फर्म का तो उसका कोई नाम ही नहीं है। अगर कोई नाम ही नहीं है तो कोई बिजनेस भी नहीं है। बिजनेस भी नहीं है तो आपका उस पर इफेक्ट क्या पड़ेगा? नो पार्टनर कैन टेक एनी लीगल एक्शन अगेंस्ट एनी अदर पार्टनर्स, बिकॉज लीगल डॉक्यूमेंट्स में आपका कोई पार्टनरशिप फर्म नहीं है, एग्जिस्ट ही नहीं करती है। अगर कोई एग्जिस्ट ही नहीं करती है तो आप दोनों पार्टनर्स भी नहीं है, पार्टनर्स भी नहीं है, तो आप किसी के अगेंस्ट में लीगल एक्शन नहीं ले सकते हैं। नो पार्टनर कैन इनिशिएट प्रोसीडिंग्स अगेंस्ट द फर्म इन ऑर्डर टू गेट हिज राइट्स। फर्म टू कैन नॉट स्टार्ट प्रोसीडिंग्स अगेंस्ट हिज पार्टनर्स। मतलब कि जब फर्म का नाम लीगल रजिस्टर्ड ही नहीं है तो कोई भी किसी के अगेंस्ट में केस नहीं कर सकता लीगली, कि अगर किसी का कोई लॉस होता है, कोई धोखाधड़ी होती है, तो वो कोई भी पर्सन, कोई भी फर्म जो है अपने पार्टनर्स के अगेंस्ट में कोई भी केस नहीं कर सकती है, क्योंकि कोई डॉक्यूमेंट नहीं है, पार्टनरशिप फर्म की एग्जिस्टेंस नहीं है, उसकी एग्जिस्टेंस खाली सिर्फ मार्केट में है, लीगल डॉक्यूमेंट्स में नहीं है। फिर हम नेक्स्ट बात करते हैं कि अगर हम रजिस्ट्रेशन कराते हैं, जो मोस्टली फर्म्स कराते ही हैं, तो उसका बेनिफिट क्या होता है कि हमें रजिस्ट्रेशन कराना क्यों चाहिए, इसमें हम ये पढ़ेंगे। पहला पॉइंट है बेनिफिट्स टू द फर्म। फर्म को राइट मिल जाता है कि अपने पार्टनर्स या अपनी एक्सटर्नल पार्टीज जो होते हैं, क्रेडिटर्स हैं, कस्टमर्स हैं, कोई भी और पर्सन हो सकता है, उसके अगेंस्ट में लीगली तरीके से कोर्ट केस करने का। लेकिन अगर ये सिर्फ तभी है जब वो रजिस्टर्ड है फर्म। तो अगर कोई फर्म रजिस्टर्ड ही नहीं है तो किसके नाम से केस कर सकती है? वो कर ही नहीं सकती है, क्योंकि जो इंसान धरती पे जिंदा ही नहीं है वो केस नहीं कर सकता ना। तो रजिस्ट्रेशन का एक तरह से मतलब ये होता है कि वो उसकी एक पहचान बनना लीगल तरीके से। क्योंकि अगर वजह से मान लो मैं हूँ लेकिन मुझे मरा हुआ घोषित कर दिया गया लेकिन मैं जिंदा हूँ, तो उस केस में मैं किसी पर लीगल केस नहीं कर सकता, क्योंकि लीगल डॉक्यूमेंट्स में मैं मर चुका हूँ। तो सेम पार्टनरशिप फर्म के लिए भी होता है। अगर वो रजिस्ट्रेशन उसका हो चुका है तो इसका मतलब ये कि उसकी लीगल एक आइडेंटिटी बन जाती है, वो केस करती है। क्योंकि कोर्ट में क्या बोला जाता है कि अगर एविडेंस नहीं है तो कोई क्राइम भी नहीं हुआ है। तो एविडेंस के लिए आपको अपनी आइडेंटिटी बतानी होती है। फिर नेक्स्ट पॉइंट है बेनिफिट्स टू द पार्टनर्स। पार्टनर्स भी अगर रजिस्ट्रेशन है फर्म का तो ही एक दूसरे पे या फर्म के ऊपर केस कर सकते हैं और कोर्ट की प्रोटेक्शन ले सकते हैं किसी भी केस में। बेनिफिट्स टू द इनकमिंग पार्टनर। इनकमिंग का मतलब होता है जो एडमिशन जिसका पार्टनर का हो रहा है। इनकमिंग पार्टनर ऑफ ए रजिस्ट्रेशन फर्म इज कैपेबल ऑफ प्लेजिंग फॉर हिज राइट्स, वाइल इन केस ऑफ नॉन रजिस्ट्रेशन ऑफ ए पार्टनर ही हैज़ टू बी डिपेंड ऑन द ऑनेस्टी ऑफ द अदर पार्टनर्स। अगर फर्म रजिस्टर्ड है तो वो उसके पास सारे राइट्स मिल जाएंगे उसको, लेकिन अगर फर्म रजिस्टर्ड नहीं है तो उसे डिपेंड रहना पड़ेगा बाकी सभी पार्टनर्स की ऑनेस्टी पे, जो बहुत रेयर केस हो सकता है। तो उससे बेनिफिट मिलता है अगर फर्म रजिस्टर्ड है तो, क्योंकि नहीं तो उसके साथ कोई भी धोखाधड़ी हो सकती है और वो बाद में कुछ भी नहीं कर पाएगा। नेक्स्ट पॉइंट है बेनिफिट्स टू द आउट गोइंग पार्टनर। जो फर्म में से छोड़ के जा रहा है, रिटायरमेंट ले रहा है या मर के जा रहा है, तो उससे क्या बेनिफिट मिलता है फर्म के रजिस्ट्रेशन होने का? पहला पॉइंट है ऑन द डेथ ऑफ ए पार्टनर। अगर किसी की डेथ होती है तो उसमें डेथ के केस में पार्टनर को क्या बेनिफिट मिलता है? आफ्टर द डेथ ऑफ ए पार्टनर हिज सक्सेसर मीन जो उसकी जगह लेते हैं, आर नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर हिज एक्टिविटीज इन द फर्म। मतलब कि जो उसके सक्सेसर हैं वो रिस्पॉन्सिबल नहीं होते हैं उसके डिकीज पार्टनर की एक्टिविटीज के लिए जो उसने फर्म में की थी। हैंस टू सेव देमसेल्व्स फ्रॉम दिस रिस्पॉन्सिबिलिटी दे डू नॉट हैव टू गिव एनी पब्लिक नोटिस टू दिस इफेक्ट। फॉर एग्जाम्पल मान लो कि कोई ABCD 4 पार्टनर्स हैं, D की डेथ हुई है और D की डेथ से पहले उसने कुछ भी इलीगल एक्टिविटीज़ की थी या कुछ गलत एक्टिविटीज़ की थी फर्म में, तो D की जगह जो सक्सेसर उसकी जगह लेगा या कोई लीगल रिप्रेजेंटेटिव होता है, उसे बिना किसी पब्लिक नोटिस दिए बिना भी वो उसकी एक्टिविटी का रिस्पॉन्सिबल नहीं ठहराया जाएगा, क्योंकि उसे सिर्फ शेयर है, प्रॉफिट में उसे शेयर मिल जाएगा, सारी एसेट उसे मिल जाएंगे जितना उसका शेयर बनता है। लेकिन D जो डिकीज पार्टनर है जिसकी डेथ हुई है, वो D की इलीगल एक्टिविटीज़ या गलत एक्टिविटीज़ के लिए उसका सक्सेसर या लीगल रिप्रेजेंटेटिव रिस्पॉन्सिबल नहीं कहलाया जा सकता। फिर इस चैप्टर का लास्ट पॉइंट है ऑन द रिटायरमेंट ऑफ द पार्टनर। ए रिटायरिंग पार्टनर रिमेन्स रिस्पॉन्सिबल फॉर द एक्टिविटीज ऑफ द फर्म सो लॉन्ग द पब्लिक नोटिस इज नॉट टू बी इश्यूड टू द रजिस्ट्रार। मतलब कि रिटायरमेंट जिसकी पार्टनर की हुई है वो तब तक रिस्पॉन्सिबल होगा फर्म में जब तक वो पब्लिक नोटिस इशू नहीं कर देता है। मतलब कि फॉर एग्जांपल कोई रिटायरमेंट हुई है पार्टनर की 18 जुलाई को और वो पब्लिक नोटिस इशू करता है 20 जुलाई को, तो वो 20 जुलाई तक भी फर्म का पार्टनर था क्योंकि कोई इन्फॉर्मेशन पास ऑन नहीं की गई है उसके पास से।
क्योंकि वर्बली कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मानी जाती, सब कुछ रिटर्न फॉर्म में माना जाता है कि रिटर्न फॉर्म में रिटायरमेंट वो 20 जुलाई को ही होगा जब वो पब्लिक नोटिस इशू करता है। बट द रिटायरिंग पार्टनर ऑफ ए रजिस्टर्ड फर्म गेट्स rid of this responsibility after giving the information to registrar which is noted down in the registrar। जैसे मैंने आपको बताया था कि पार्टनरशिप डीड में क्या होता है, इसमें एक पॉइंट बताया था मैंने आपको रजिस्ट्रेशन के टाइम पे, डेट ऑफ एंट्री ऑफ द पार्टनर्स इन द फर्म जो रजिस्ट्रार मेंशन करता है, सेम है इसमें भी डेट ऑफ द एग्जिट ऑफ द पार्टनर इन द फर्म फ्रॉम द फर्म। तो ये था हमारा आज का टॉपिक। पहले से कि हमारे पार्टनरशिप डीड के 5 पॉइंट्स थे। पहला था वैल्यूएशन ऑफ गुडविल की वैल्यूएशन ऑफ गुडविल हम कौन से तरीके से करेंगे, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप कौन कौन से केसेस में पार्टनरशिप डिसॉल्व हो सकती है, डेथ ऑफ ए पार्टनर एंड हिज सक्सेसर, मतलब कि डेथ के केस में उसके सक्सेसर को या उसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव को कितना शेयर मिलेगा, अगर इन्वेस्टमेंट जो उसकी है मतलब सक्सेसर को पार्टनर बनाया जाएगा या उसे सिर्फ शेयर पे किया जाएगा, अगर उससे जो उसका शेयर है इन्वेस्टमेंट में या इंस्टॉलमेंट में पे किया जाता है तो उसका इंटरेस्ट कितना चार्ज करेगी फर्म। फिर है वायलेशन ऑफ पार्टनरशिप रूल्स की कोई पार्टनर है पार्टनरशिप डीड के किसी रूल के अगेंस्ट में जाता है तो उसके अगेंस्ट में क्या क्या लीगल एक्शन लिए जा सकते हैं। फिर नेक्स्ट है आर्बिट्रेशन। आर्बिट्रेशन हम किस चीज़ को बोलते हैं, जब दो लोगों में झगड़ा होता है तो कोई न्यूट्रल पर्सन उनका झगड़ा खत्म करता है तो वो न्यूट्रल पर्सन को बोलते हैं आर्बिट्रेटर। पार्टनरशिप डीड में मेंशन होना चाहिए कि अगर कोई झगड़ा होता है तो उस केस में आर्बिट्रेशन में अगर बात जाती है तो आर्बिट्रेशन को कैसे अपॉइंट किया जाएगा और कौन आर्बिट्रेटर होगा या फिर कौन कैसे किया जाएगा कि कौन आर्बिट्रेटर रहे, उसका सिलेक्शन कैसे होगा और उससे क्या क्या राइट्स रहेंगे। फिर हमने पढ़ा कि रजिस्ट्रेशन कैसे होता है, जिसमें सारी फॉर्म भरना पड़ता है, नेम ऑफ द फर्म, एड्रेस ऑफ द फर्म, नेम ऑफ अदर प्लेसेस मतलब कि मीन्स ब्रांचेस, नेम ऑफ ऑल पार्टनर्स, एड्रेस ऑफ द पार्टनर्स, फुल पीरियड ऑफ द फर्म, सिग्नेचर्स एंड डेट ऑफ एंट्री ऑफ द पार्टनर्स इन द फर्म। फिर अगर कोई भी बिजनेस में चेंजेस आते हैं, नेम एड्रेस में माइनर मेजर होता है, कोई भी चेंजेस आते हैं तो हमें रजिस्ट्रार को 14 डेज के अंदर अंदर मेंशन करने होते हैं, मतलब कि नोटिस देना होता है उसे। फिर है इफेक्ट ऑफ नॉन रजिस्ट्रेशन। अगर फर्म का नाम ही नहीं है तो मतलब कि बिजनेस ही नहीं है लीगली तरीके से अगर देखा जाए तो उसका इफेक्ट्स क्या पड़ता है, कोई भी पार्टनर एक दूसरे के अगेंस्ट, कोई पार्टनर फर्म के अगेंस्ट, फर्म पार्टनर के अगेंस्ट, कोई थर्ड पार्टी या फर्म थर्ड पार्टी के अगेंस्ट, मतलब कोई भी पर्सन एक दूसरे के अगेंस्ट में केस लीगली नहीं कर सकता है क्योंकि फर्म है ही नहीं लीगल तरीके डॉक्यूमेंट्स में। वो सिर्फ एक बिजनेस चल रहा है, बिजनेस आप कर सकते हो लेकिन आप बस केस नहीं कर सकते हो किसी भी गलत के केस में। फिर नेक्स्ट है बेनिफिट्स ऑफ रजिस्ट्रेशन की, अगर आप रजिस्ट्रेशन कराते हो तो आपको क्या फ़ायदा मिलता है। फर्म को मिलता है कि फर्म एक केस कर सकता है किसी भी पार्टनर के अगेंस्ट में, किसी थर्ड पार्टी के अगेंस्ट में। पार्टनर्स को क्या बेनिफिट मिलता है कि पार्टनर भी एक दूसरे के अगेंस्ट में और फर्म के अगेंस्ट में केस कर सकते हैं किसी भी मिसअंडरस्टैंडिंग या किसी मिस अल्टरकेशन के केस में। फिर बेनिफिट्स टू द इनकमिंग पार्टनर। इनकमिंग पार्टनर के लिए रजिस्ट्रेशन क्यों ज़रूरी है, क्योंकि वो पैसा लेके आता है, अगर किसी के साथ उसके साथ धोखा भी हो सकता है। अगर रजिस्ट्रेशन है तो उसके पास सारे राइट्स हैं, ड्यूटीज़ हैं, लेकिन अगर रजिस्ट्रेशन नहीं है तो उसे डिपेंड रहना पड़ेगा बाकी सारे पार्टनर्स की ऑनेस्टी के ऊपर, जो बहुत कम ही देखने को मिलता है। फिर है लास्ट पॉइंट है बेनिफिट्स टू द आउटगोइंग पार्टनर, जो फर्म छोड़ के जा रहा है। पहला केस है डेथ का, कि डेथ के केस में उसके डिकीज पार्टनर जो है या डिकीज पार्टनर का जो सक्सेसर है वो किसी भी पॉइंट पे रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा डिकीज पार्टनर की एक्टिविटीज़ के लिए, उसे कोई पब्लिक नोटिस देने की कोई ज़रूरत नहीं होती है। फिर लास्ट पॉइंट है ऑन द रिटायरमेंट ऑफ ए पार्टनर। जब कोई पार्टनर रिटायरमेंट लेता है तो वो तब तक रिस्पॉन्सिबल कहलाएगा फर्म की एक्टिविटीज़ का जब तक वो पब्लिक नोटिस इशू नहीं करता है। पब्लिक नोटिस भी अगर इशू ना करे तो उसे रजिस्ट्रार को इन्फॉर्म करना होता है जैसे ही वो रिटायरमेंट लेता है। और रिटायरिंग पार्टनर विल नॉट बी रिस्पॉन्सिबल फॉर एनी लायबिलिटी ऑफ द फर्म फ्रॉम द डेट ऑफ गिविंग दिस इन्फॉर्मेशन, मतलब पब्लिक नोटिस या रजिस्ट्रार को इन्फॉर्मेशन देने के बाद से ही फर्म की किसी भी एक्टिविटी के लिए वो रिस्पॉन्सिबल नहीं कहलाया जाएगा। तो यहाँ पे हमारा एंड होता है, पार्टनरशिप का चैप्टर हमारा कंप्लीट होता है। तो काफ़ी थोड़ा बोरिंग सा लग रहा होगा शायद आपको, लेकिन अगर आपको फिर भी अगर कोई क्वेरी रहती है इस पॉइंट पे या इस टॉपिक में तो आप कभी भी मुझे कॉल कर सकते हैं। थैंक यू।